जैसा कि हम लोग को पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग अभी चल रहा है। ये आरबीआई की वो कमेटी है जो कि जितने भी रेट्स होता है, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट्स और रिवर्स रेपो रेट, वो डिसाइड करती है। तो अभी ऐसे बातें चल रही है कि जो भी अभी रिवर्स रेपो रेट है वो कहीं ना कहीं उसका रेट बढ़ने वाला है। और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करें तो ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि सेंट्रल बैंक, जो कि आरबीआई है हमारे यहाँ, वो बैंक्स को देती है। जो भी बैंक्स के पास सरप्लस जो भी अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, उसके आरबीआई के पास अगर वो देंगे तो उसके ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी का बात चल रहा है कि ये रिवर्स रेपो रेट कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है इसका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के बाद। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का बात ही क्यों चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर ये बढ़ता है तो इसमें हम आप या बैंक्स को क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इस रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो, बिकॉज ये हेल्प करता है कहीं ना कहीं मेरे को यूट्यूब एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं पुश पाने के लिए। सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक मेजर काम है कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इंटरेस्ट रेट्स जो ओवरऑल होते हैं उसे डिटरमाइन करने का। तो रिवर्स रेपो रेट, जैसे मैंने आपको बताया और एक बार बता दे रहा हूँ, रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो कि बैंक्स को मिलता है अगर वो अपना पैसा, एक्स्ट्रा जो पैसा है उनका, वो आरबीआई के पास ला के जमा करें। तो अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो वो अगर आरबीआई के पास ला के जमा करेंगे तो उस पैसे पे, जैसे हम भी अपना पैसा जाके जमा करते हैं बैंक्स में, तो अगर वो पड़े रहता है तो उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, 1% 2% इंटरेस्ट अगर सेविंग अकाउंट में है तो वो मिलता है। तो सेम चीज़ अगर वो एक्स्ट्रा पैसा बैंक्स अगर आरबीआई के पास जमा करती है तो उसे भी एक इंटरेस्ट रेट मिलता है। और इसका उल्टा होता है रेपो रेट। अभी मैंने बात किया था रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट वो होता है जो कि इंटरेस्ट मिलता है अगर आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है अगर वो आरबीआई से लोन लेते हैं। तो ये दो चीज़ हो गया, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। तो ये जितने भी रेट्स है, रिवर्स रेपो रेट, ये सब डिसाइड किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है और ये कैसे बनता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक्चुअली 6 मेंबर्स होते हैं। 6 आरबीआई के साइड से होते हैं और 6 गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाता है 3 जन को। मीन्स टोटल 6 जन होते हैं, 3 आरबीआई के साइड से और 3 गवर्नमेंट के साइड से अपॉइंट किए जाते हैं। ये 6 जन मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या रिवर्स रेपो रेट और क्या रेपो रेट या फिर क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए ओवरऑल, ताकि हमारा जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसे सही से सस्टेन किया जाए और सही बात पर ले जाया जाए। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो साल में 4 बार मीटिंग करता है मिनिमम। और इसमें जो भी मेजोरिटी में डिसीजन आता है, मीन्स मैक्सिमम जो भी 4-2 या मैक्सिमम जो मेजोरिटी में डिसीजन लिया जाता है वो फाइनली जाके इम्प्लीमेंट किया जाता है और वही जाके वही रेट्स जाके हम और आपको या बैंक्स को मिलता है इंटरेस्ट रेट देखने को। तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी रिवर्स रेपो रेट जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक्स अगर अपने एक्स्ट्रा पैसे आरबीआई को देता है वो 3.35%। और जो रेपो रेट है जो कि अगर हम आरबीआई से बैंक से लोन लेता है तो उसका है 4% इंटरेस्ट रेट। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिनिमम अभी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और अभी इकोनॉमिक कंडीशंस अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा हमारे सेंट्रल बैंक्स को। तो अभी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15 पॉइंट से लेकर अराउंड 40 पॉइंट्स तक इंक्रीज़ करेगा रिवर्स रेपो रेट। जो भी अभी मीटिंग का जो भी निष्कर्ष आता है उसमें आपको तो पता चल ही जाएगा। पर मोस्टली चांसेस, जैसे अभी 3.35% चल रहा है रिवर्स रेपो रेट, अगर मिनिमम 15 पॉइंट्स का भी अगर इंक्रीज जाएगा तो 3.50% तक जाएगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है रिवर्स रेपो रेट। तो नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया क्यों जा रहा है या ऐसे बातें क्यों चल रही है कि ये बढ़ने वाला है। पहला रीज़न ये है कि एक्चुअली में, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम ग्लोबल पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और अभी भी थर्ड वेव कोरोना वायरस का आया था, अभी मोस्टली ख़त्म होने को आया है। तो ये पैंडमिक के वजह से, जो कि 2020 से स्टार्ट हुआ था, उसके वजह से कहीं ना कहीं
बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, सब सब लोगों ने इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया था। मीन्स पैसे छापे थे और अपने जनता को दिए थे ताकि उनके दिनचर्या में उन्हें हेल्प कर सकें। इकोनॉमिक पैकेजेस दिए थे, इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया था, उसको स्टिमुलस बोला जाता है। मीन्स अगर अगर आप पैसा प्रिंट करके सीधे मार्केट में देते हैं, सेंट्रल बैंक्स का काम है ये। तो जितने बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कि यूएस के हो गए, यूके के हो गए, सब ने अराउंड $1 ट्रिलियन वर्थ नोट छापे हैं अभी, हाँ, ग्लोबल पैंडेमिक के वजह से। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि इंडिया भी उसमें से एक देश है जिन्होंने पैसे छापे हैं और बहुत सारे सेक्टर्स में दिया है, बहुतों को डायरेक्ट अकाउंट में दिया है, बहुत सारे लोगों को कमोडिटीज़ दे के, मीन सामान दे के उन्हें हेल्प किया है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ी है। लिक्विडिटी मीन्स कैश मार्केट में बढ़ी है। तो इतने सारा कैश पिछले 2 साल में छापे हैं और मार्केट में दिए हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं टाइम आ गया है आरबीआई को डिसाइड करने का कि इतने सारे पैसे जो उन्होंने छापे थे उसे वापस अपने पास लाने का। ये लिक्विड को बोलते हैं, लिक्विडिटी को कम करने का बात है। और आरबीआई ये कैसे करता है? आरबीआई ये करता है कि अपने जो इंटरेस्ट रेट है, जो रिवर्स रेपो रेट जो जिस मैंने आपको बताया, वो इंक्रीज़ कर देगा। इंक्रीज़ करने से ये होगा कि जितने बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो वापस आरबीआई के पास आएंगे। तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने छापा था वो वापस आरबीआई के पास आएगा, जो कि कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा कैश पड़े हुए हैं वो वापस आरबीआई के पास आ जाएंगे। और सेकंड सबसे बड़ा रीज़न तो आप जान ही रहे हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन जिसे कि हम कहते हैं। इन्फ्लेशन अभी के हिसाब से 5.6% चल रहा है, जैसे कि हमने अभी बजट के में हमें पता चला कि 5.6% चल रहा है। और ये भी तब जब आरबीआई को एक अपर लिमिट दे दिया गया है कि 6% से ऊपर आपका इन्फ्लेशन कभी नहीं जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक्ट में अमेंड करके ये डाला है कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन बोला जाता है, वो 6% से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। वो आरबीआई का काम है कि उसे कंट्रोल कैसा करे। और ये कंट्रोल करने के पास के लिए आरबीआई के पास एक ही अस्त्र है, मीन्स वेपन है, कि आप इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करो। तो वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखें कि वर्ल्ड भर में हर एक देश में महंगाई है, इन्फ्लेशन बहुत चरम सीमा छू रहा है। यूएस का ही भी आप देख लीजिए, 7 पॉइंट कितना परसेंट, अभी याद नहीं आ रहा, वो मैक्स छू रहा है महंगाई वहाँ पर। वहाँ वहाँ का तो कितने सालों का हाइट टच कर दिया इन्फ्लेशन ने। तो वैसे ही है, आरबीआई के पास एक ही अस्त्र है अगर आपको महंगाई को कंट्रोल करना है, वो है अपना रेट्स को ऊपर नीचे करना। और इसके लिए भी रिवर्स रेपो रेट चेंज करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। थर्ड रीज़न ये है, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड भर में जो कच्चा तेल का प्राइस है वो तो आसमान छू रहा है। अभी लेटेस्ट जो हाईएस्ट किया था, $94 पर बैरल का रेट छू चुका है कच्चा तेल का प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस। तो ये तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं जाके आपके जेब खर्च में आपके जो स्पेंडिंग है उसको कट करता है, सीधी सीधी बात। जैसे आपको पता है तेल के रेट्स अराउंड अभी 100 आसपास ही चल रहे हैं। और अगर तेल के रेट्स बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, अगर इसका अगर रेट बढ़ता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको इफ़ेक्ट करता है आपका जेब में। आपका जो भी स्पेंडिंग होता है वो कट करता है, क्योंकि ये सब का प्राइसेस क्रूड ऑयल के पास डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है हर एक चीज़ में। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रूड ऑयल यूज़ होता है, मतलब तेल यूज़ होता है। अब बहुत बिजली का पैदा करने के लिए कभी कभी यूज़ होता है। तो $94 पर बैरल का रेट अभी पहुंच चुका है, था मैक्सिमम, अभी वो घट चुका है थोड़ा सा। तो इसको इसको भी मद्देनज़र रखते हुए, बिकॉज तेल का प्राइसेस अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि इलेक्शन सीज़न चल रहा है, पोलिंग सीज़न चल रहा है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इंक्रीज़ नहीं कर रहा है फ़िलहाल के लिए। पर जैसा भी आपको बता दूं कि जैसे ये ख़त्म हो जाएगा, वो मतलब कि पोलिंग सीज़न नहीं आया, इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, 1 2 3 महीना बाद आप देखोगे कि रेट्स फिर से बढ़ेंगे। बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि अभी तेल के दाम अभी सबसे हाई पे है और गवर्नमेंट को और कुछ नहीं तो पर अपने जो पेट्रोल के दाम है उससे थोड़ा 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 करके वो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो इनडायरेक्टली महंगाई को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और
इसे भी एक कंट्रोल करने का मेजर आरबीआई के पास है, जो कि है कि वो अपने रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करें। और एक आखिरी रीज़न जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आरबीआई के लिए इसको देखना, कि वर्ल्ड भर में जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमीज़ है, कंट्रीज़ है, उसके जो सेंट्रल बैंक है वो अपना रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं अभी के लिए, ताकि उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और ज़्यादा कोई आके वहाँ निवेश करे। जैसे कि हम बात करें बैंक ऑफ इंग्लैंड का, तो वो 0.25% था, अभी उसे इंक्रीज़ करके 0.5% ले गए हैं। और सिमिलरली बात करें कि यूएस के फेडरल रिज़र्व का, वहाँ का जो आरबीआई है, फेडरल रिज़र्व, तो उन्होंने बार बार बोला, और ये डेफिनेटली है कि मार्च में जाके वो अपने रेट्स हाइक करेंगे। तो और वो शायद यही साल में शायद 2 बार करने वाले हैं, ऐसे उनका फेडरल रिज़र्व का जो गवर्नर है उन्होंने ये कहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए, अगर अगर वहाँ उनको, अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर आपको देखा जाए तो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, अगर आपके पास पैसा और आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको जहाँ मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिलेगा आप वहीं लगाओगे। और वो बड़े बड़े इकोनॉमी हैं और मोस्टली सब अट्रैक्ट होते हैं कि यूएस में जाके इन्वेस्ट करो, यूके में जाके इन्वेस्ट करो, ये बड़े बड़े मार्केट्स हैं। तो ये बड़े बड़े मार्केट्स, अगर वो तो अब वो अगर बात कर चुके हैं कि अपने रेट्स बढ़ाएंगे, तो इंडिया को भी पीछे नहीं रहना होगा, बिकॉज हमने देखा है प्रीवियसली कि इंडियन मार्केट से बहुत सारा पैसा बाहर निकला है जब से वो अनाउंस हुआ है कि यूएस के फेडरल रिजर्व अपना रेट्स इंक्रीज़ करने वाला है। तो अगर हम अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर अपना रेट इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं सब इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल निकाल के सब बाहर ले जाएंगे और यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जाके अपने पैसे निवेश करेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करे और ज़्यादा करे, कि ताकि इंडिया एक बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन बन जाए कि इन्वेस्टर्स आके इंडिया में पैसा निवेश करें। और कहीं ना कहीं जो हमारा जो टारगेट है कि हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी हेल्प हो जाएगा अगर हम इंटरेस्ट रेट और जो भी हमारा जो मार्केट है उसको लुक्रेटिव बनाते हैं। तो और लास्ट में मैं ये कह के कंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड भर में ग्लोबली महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसका काम है कि रेट्स डिटरमाइन करना, और ओवरऑल जो आरबीआई है उसका यही काम रहेगा कि रेट्स जो हमारा जो मार्केट है, मोस्टली जो इंडियन मार्केट है, उसको लुक्रेटिव बना के रखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करें इंडिया में। और हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट रखा हमारे गवर्नमेंट ने, इसे भी कहीं ना कहीं मीट कर पाए। क्योंकि अगर अगर हम अपने मार्केट को लुभावना, लुक्रेटिव नहीं रखेंगे, तो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पैसा डालेंगे ही नहीं। और ये सब डिपेंड करता है जो इंटरेस्ट रेट्स इन्वेस्टर्स को मिलता है। और कहीं ना कहीं अभी तो जाके बात चल रही है रिवर्स रेपो रेट की, और आगे जाके मेरे को लगता है कि रेपो रेट में भी बढ़ोतरी होगी आगे जाके, बिकॉज ज़रूरी है मेरे ख्याल से। हाँ, आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसे टाइटन करे, बिकॉज इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ये बहुत बड़ा टास्क होगा हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका व्यूज़ क्या है इस रिवर्स रेपो रेट के पढ़ने पे, और जो ओवरऑल जो सिचुएशन बन रहा है ग्लोबली इससे रिलेटेड। सो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट सेक्शन पे, और अब मैं आपका व्यूज़ ज़रूर जानना चाहूँगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।